सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान है उसके इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में करेंगे हम लोग कौन सा विषय के, जैसे कि सामाजिक विज्ञान में आप लोग का 4 से 5 विषय है। तो उस विषय में से आप लोग का जो भूगोल का विषय है यानी ज्योग्राफी का विषय है उसके इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है उसके एक वीडियो हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। करीब हम लोग उस वीडियो में 20 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। 20 प्रश्न उत्तर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो आप लोगों का भूगोल है उसके कुल मिलाकर 22 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है। चलिए देख लेते हैं एक एक प्रश्नों को और एक एक प्रश्नों को आसानी से समझते हैं और इस तरह से समझेंगे कि सभी प्रश्नों को से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न क्या है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन जितना भी है जो मानव के उपयोग आता है, मतलब जितना भी वस्तु है जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उसको क्या कहेंगे? संसाधन। तो आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन है। जैसे मिट्टी भी एक संसाधन है, वन, कल कारखाने, ये सब क्या है? संसाधन, ठीक है। और इसमें देखिए एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताइए। तो कुछ प्रश्न उत्तर आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम समझा देते कि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन उसको कहेंगे जो संसाधन प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लिखिए कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा? प्रकृति द्वारा उत्पत्ति संसाधन, वन आ जाएगा, जल आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसके बाद लिखिए कि मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव द्वारा उसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो यानी मानव द्वारा क्या निर्माण कर रहा है? कलम, मोबाइल फ़ोन, किताब, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो ये भी हो गया आप लोगों का। अब अगला प्रश्न जैसे कि अब 2 नंबर है कि जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दे। तो जैविक संसाधन उसको कहेंगे जिसमें जीवन होते हैं और अजैविक संसाधन उसको कहेंगे जिसमें जीवन नहीं होते। इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जैविक संसाधन। तो जैव संसाधन उससे होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होते हैं, जैसे मनुष्य में, पशु और वनस्पति आदि, इसमें ये सब जैविक संसाधन है। अब अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं जिनमें जीवन नहीं होते हैं। अजैव संसाधन वे है जो निर्जीव वस्तु से बना है, जैसे चट्टाने एवं धातु, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन या अजैव संसाधन। अब अगला प्रश्न जैसे कि 3 नंबर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन कहते हैं जिसका मतलब समाप्त नहीं होते, मतलब ये संसाधन बार बार निर्माण होते हैं। जैसे जल, तो जल एक बार सूखते फिर जल का निर्माण होता है, यानी बार बार इसका निर्माण होता है, ये समाप्त नहीं होते हैं। बल्कि इसके विपरीत होता है अनवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन समाप्त हो जाता है, यह संसाधन का प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को आप लोग लिख दीजिएगा कि वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के ऊपर उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसके उदाहरण दीजिएगा जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब है नवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन और इसके उदाहरण देखेंगे। वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समय अवधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज का एक बार अगर प्रयोग करें, इसका अगर खत्म हो जाएगा तो इसका निर्माण दोबारा नहीं हो सकता। कोयला, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? मतलब ऐसे विकास करना जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, उसको कहेंगे सतत विकास पोषणीय, ठीक है। तो सतत विकास पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया ऐसी हो कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना हो करे, ठीक है। इसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि आयु के आधार पर जोड़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो जोड़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक पुराना जोड़ और एक नया जोड़।
तो पुराना जोड़ को कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि पुराना जोड़ या बांगर क्या है, तो पुराना जोड़ को बांगर कहा जाता है। इनमें कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बांगर मिट्टी में कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है। और नया जोड़ को खादर कहा जाता है और इसमें महीन कौन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कंकर की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण क्या है। मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो मृदा अपरदन क्या कहेंगे कि मृदा का क्षरण होना, जैसे पानी के बहाव द्वारा मृदा का क्षरण हो जा रहा है, मृदा यानी मिट्टी बह जा रही है, उसी को कहेंगे मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है कि निरंतर जल प्रवाह यानी लगातार जल प्रवाह और पवन द्वारा मृदा का क्षय होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इसको आप लोग अब अगला आगे है प्रश्न कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। सीढ़ीनुमा खेती बनाकर कृषि की जानी चाहिए। जैसे अगर मिट्टी के बहाव इस तरह हो रहा है तो हम लोग इस तरह का खेती करेंगे, सीढ़ीनुमा खेती। वन लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि वन लगाएंगे तो वन में जो वन में पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की जो जड़ें रहेंगी वो जड़ मिट्टी को जकड़ के रखेगी। इससे भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है अधिक चराई वाले क्षेत्र में घास को उगाकर मृदा के कटाव को कम किया जा सकता है। तो ये सब है मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर कि भारत के किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कौन कौन से राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर इस तरह का भी प्रश्न देखिए काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है, ठीक है। दोनों हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता यानी विविधता मतलब क्या, विभिन्नता यानी अलग अलग, यानी अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग कृषि पाई जाती है, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता क्या है कि वन्य जीवन यानी वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है यानी अलग अलग पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहा जाता है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे, जहाँ मतलब वन्य जीव को या किसी भी प्राणी को सुरक्षित रखा जाता है, उसको कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोकारो में है एक चिड़ियाघर है, उस तरह का मतलब जहाँ वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान वह सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण उसको कहेंगे कि किसी जगह पर हम लोग जो वर्षा के जल आते हैं उसको इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे वर्षा जल संग्रहण। तो बहुत तरह से इकट्ठा करते हैं, जैसे गड्ढा बनाकर, कुएं से के द्वारा बांध बनाकर वर्षा को जल को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने की इकट्ठा करने के लिए विशेष धातु जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये हुआ वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि नदी घाटी परियोजना क्या है। इस तरह का प्रश्न दे अथवा नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ है, दोनों का उत्तर यही होगा, लेकिन कुछ यहाँ पर इसका ढांचा है थोड़ा बदल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि नदी घाटी परियोजना क्या है, तो उसका उत्तर इस तरह का है जिसे कि हम लिखे कि ऐसी परियोजनाएं जहां बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत निर्माण, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रबंधन आदि उद्देश्यों से नदियों में बांध बनाकर लागू की जाती है, उसे नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। यानी नदी घाटी परियोजना क्या है, मतलब सिंचाई के लिए या जल विद्युत निर्माण के लिए या बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए एक जगह पर मतलब बांध के द्वारा मतलब जल को रखा जाता है, उसको नदी घाटी परियोजना कहलाता है, ठीक है। और अगर इस तरह का प्रश्न देंगे तो इसको इस तरह का लिखिएगा नदी घाटी परियोजना के लिए। अगर इसके लाभ के बारे में लिखिए कि अथवा नदी घाटी की परियोजना से क्या लाभ है, तो इस प्रश्न को उत्तर इस तरह का लिखिएगा कि नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। 1 नंबर लिखिएगा बाढ़ नियंत्रण, 2 नंबर लिखिएगा जल विद्युत निर्माण, 3 नंबर लिखिएगा जल आपूर्ति, 4 नंबर लिखिएगा सिंचाई प्रबंधन, ठीक है। दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया एक ही उत्तर में। अब देखेंगे अगला प्रश्न जैसे कि रोपण कृषि क्या है।
तो रोपण कृषि किस लिए किया जाता है? व्यवसाय के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है, उसको कहा जाता है रोपण कृषि। जैसे रोपण कृषि के उदाहरण हो गया यहाँ पर रबड़ हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसको कहा जाता है रोपण कृषि। तो बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें कारखाने के सामान उत्पादन और पूंजी निवेश होता है और कृषि में कच्चे माल के संसाधन में तथा तैयार माल के विपणन में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर रबड़ है, रबड़, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, नारियल, मसाले, ये सब क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है? इस तरह का प्रश्न थे। अथवा स्थानांतरित कृषि क्या है? दोनों का उत्तर एक ही होगा, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित, देखिए स्थानांतरित यानी स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना, उसको कहा जाता है स्थानांतरण कृषि, ठीक है। देखिए जैसे किसी ज़मीन पर खेती बार बार कर रहे हैं, ठीक है, वे किसी खेती पर बार बार खेती कर रहे हैं, तो उस खेती की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उसके कारण दूसरी जगह, इस जगह से स्थानांतरण होकर दूसरी जगह खेती करने चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्थानांतरण खेती। और स्थानांतरण कृषि को ही कहा जाता है कर्तन दहन प्रणाली। क्या है देख लेंगे। किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, ठीक है। यह हुआ स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन प्रणाली। यहाँ पर और एक प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर है। क्या है प्रश्न है यहाँ पर कि रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो रबी फसल क्या होता है? गेहूँ, जौ, चना, ये सब रबी फसल आते हैं, और खरीफ फसल जैसे धान, ये सब खरीफ फसल में आता है, धान, ज्वार, बाजरा। तो दोनों के अंतर को देखेंगे। देखिए रबी फसल क्या है? यह फसलें शीतकाल के आरंभों से शुरू होती है तथा ग्रीष्म काल के आगमन तक चलता है। रबी फसल की रोपते कब है? शीतकाल में, और इसकी कटाई हो जाती है ग्रीष्म काल में। देखिए जैसे बी नंबर है, इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से, यानी इसका रोपण करते हैं अक्टूबर नवंबर महीना में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल तक रहता है, ठीक है। उसके बाद रबी फसल के उदाहरण जैसे कि सी नंबर में क्या है? गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण। अब देखेंगे खरीफ फसल। तो खरीफ यह फसल मौसम मानसून के आगमन से शुरू होता है तथा शीतकाल के प्रारंभ तक चलता है। इसमें जून जुलाई में फसल को रोकते हैं और जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है खरीफ फसल। और इसके उदाहरण हो जाएगा, खरीफ फसल के उदाहरण हो जाएगा चावल यानी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सब क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण है, ठीक है। यह हो गया खरीफ फसल। अगला आप देखेंगे जैसे कि 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि खनिज क्या है? तो खनिज किसको कहेंगे? देखिए खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है, इनमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। यह सेलों और एस्को का अवयव है। इनकी उत्पत्ति क्या होती है? मिट्टी के अंदर से यानी भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। खनिज बहुत तरह का होता है, जैसे कि एक 17 नंबर में है कि लौह खनिज तथा अलौह खनिज। देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखिए, लेकिन इसका प्रश्न इस तरह का दे सकता है कि लौह खनिज एवं अलौह खनिज में क्या अंतर है? तो इसको इस तरह का लिखिएगा, लौह खनिज लिखिएगा, डैश दीजिएगा कि ओसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे लौह खनिज कहा जाता है। उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आदि लौह खनिज है। उसके बाद लिखिएगा अलौह खनिज, डैश दीजिएगा और लिखिएगा ओसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती उसे अलौह खनिज कहा जाता है। लौह खनिज के उदाहरण हो जाएगा तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब और लौह खनिज के उदाहरण है, ठीक है। कुछ प्रश्नों का आप लोग खुद से भी लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि 18 नंबर है, धातुविक खनिज तथा अधातुविक खनिज में क्या अंतर है? यह पर प्रश्न है, उत्तर आप लोगों को खुद से लिखना है। हम समझा देते हैं कि धातुविक खनिज किसको कहेंगे? जिसमें धातु की मात्रा होती है, और अधातुविक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती यानी अधातु होती है, उसको कहेंगे अधातुविक खनिज। तो दोनों में अंतर क्या इस तरह का लिखिएगा कि धातुविक खनिज तथा अधातुविक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिखिएगा धातुविक खनिज, एक साइड लिखिएगा अधातुविक खनिज। धातुविक खनिज में लिखिएगा धातुविक खनिज ओसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है उसे धातुविक खनिज कहा जाता है। धातुविक खनिज क्या होता है? धातु क्या होती है? विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो धातुविक खनिज विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो इस तरह का लिखिएगा।
तो ये सब हो जाएगा धातुविक खनिज। उसके बाद लिखिएगा अधातुविक खनिज। तो अधातुविक खनिज में क्या लिखिएगा, उससे खनिज जिसमें अधातु की मात्रा होती है। और 2 नंबर उसके बाद लिखिएगा कि अधातुविक खनिज विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होती है, ठीक है। और 3 नंबर लिखिएगा अधातुविक खनिज मतलब चमकदार नहीं होती है। धातुविक खनिज में लिखिएगा ये चमकदार होती है। धातुविक खनिज के उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे लोहा या जस्ता, बॉक्साइड, ये सब क्या हो गया, धातुविक खनिज में आ जाएगा, ठीक है। और अधातुविक खनिज जैसे आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएगा अधातुविक खनिज में, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर में कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो उद्योग के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित होती है। तो उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 1 नंबर वायु प्रदूषण डैश में दीजिएगा। तो उद्योगों के द्वारा जो धुआं उत्पन्न होती है उसके द्वारा वायु प्रदूषण होती है। जल प्रदूषण, उद्योगों में बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा नाली के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है और उसके द्वारा वो नदी में मिल जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होती है। भूमि प्रदूषण का कारण भी वही हो जाएगी, बहुत से जहरीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण में इसमें इसका प्रयोग किया गया। ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि उद्योग यानी फैक्ट्री में बहुत आवाज़ें उत्पन्न होती है, बहुत मात्रा में ध्वनि की मात्रा उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होती है। तो इस तरह का इसको लिख दीजिएगा, खुद से भी लिख सकते हैं सब। अगला प्रश्न जैसे कि 20 नंबर है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित है। पहला गुण यहाँ पर 1 नंबर है, यह रेल परिवहन से कई बेहतर होता है क्योंकि ये बहुत अधिक लचीला होता है। बहुत अधिक लचीला मतलब रेल को चलाने के लिए हमें उसके पटरी की आवश्यकता है, लेकिन सड़क हम लोग मतलब सड़क परिवहन में हम लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, जिससे घर तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं सड़क परिवहन के द्वारा, लेकिन रेल परिवहन के द्वारा नहीं पहुंच सकते। जैसे इसके द्वारा हम निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक भी पहुंच सकते हैं। अगला जैसे 2 नंबर है कि हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग जैसे हो गया कश्मीर, असम आदि क्षेत्र में रेल नहीं है, ना के बराबर है। ऐसे स्तर में सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सड़क यातायात रेलों द्वारा लाए गए सामान को भी नियत स्थान पर पहुंचाती है, ठीक है। ये भी हो गया सड़क परिवहन के गुण। अगला है यहाँ पर 21 नंबर कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय, जिसको राष्ट्रीय भी कहा जाता है, एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यापार क्या किसको कहेंगे कि लोगों के मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय जो राज्यों और देशों के आंतरिक क्षेत्र में हो उसे व्यापार कहलाता है। यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, उसको क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे, ठीक है। देखिए व्यापार 2 तरफ होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। इसको लिखिएगा इस तरह का, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। तो ऐसे व्यापार जो देश के अंदर वस्तुओं और सेवा का क्रय विक्रय होता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लिखिएगा ऐसे व्यापार जो वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय देश के साथ साथ विदेशों के साथ भी होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट करें। तो परिवहन में क्या होता है कि यात्रियों एवं सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और संचार में क्या होता है, संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है। तो दोनों में यही अंतर है। तो परिवहन क्या है, परिवहन एक तंत्र है जिसमें यात्री और माल यानी सामाना को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया और ले जाया जाता है। परिवहन में आ जाएगा जैसे सड़क परिवहन, रेल, वायु मार्ग, समुद्र मार्ग आदि, ये सब परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और संचार में क्या देखेंगे, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार व्यक्तियों द्वारा संदेश और सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। संचार में आ जाएगा जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, मोबाइल फोन भी संचार में आ जाएगा, आदि संचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब हुआ संचार। तो ये जो आप लोगों का भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भूगोल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हुआ। इसके पहले आप लोगों का अर्थशास्त्र वाला भी करवा चुके हैं। इसके बाद आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन करवा देंगे सब्जेक्टिव का। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।